एक सुपर सोल्जर बनने के लिए इस आदमी ने कैप्टन अमेरिका का नकली सीरम खुद को लगा लिया। फिर उसे एक स्टील के फ्रेम से बांधा गया, उसे पलटा गया और एक और इंजेक्शन लगा दिया गया। इस बार सीधा उसकी हड्डियों के अंदर। पीठ में भयंकर दर्द होने लगा, लेकिन ब्राउन ने अपने दांत पीस लिए और एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि ताकतवर बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ब्राउन को अभी नहीं पता था कि जिस ताकत का वो सपना देख रहा है वो दरअसल एक श्राप है, जिससे एक दूसरा आदमी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी अभी ब्राजील की झुग्गियों में थप्पड़ खाकर जी रहा है। वो रोज 2 थप्पड़ खाता है, लेकिन कभी पलटकर नहीं मारता, बल्कि वो गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को शांत करता है, जैसे किसी चीज को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही वो शांत होता है, उसे एक और थप्पड़ पड़ता है। अब उसे साफ गुस्सा आ गया है और उसकी हार्ट रेट सीधे बढ़ने लगती है। वो जल्दी से सामने वाले को रुकने के लिए कहता है, अगर एक और पड़ा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी जिंदगी में वो एक भीगी बिल्ली की तरह रहता है। एक गुंडा उसे जानबूझकर टक्कर मारता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने काम के कपड़े पहनता है और रोज की तरह बोरिंग काम शुरू कर देता है। लेकिन आज काम करते समय गलती से उसकी उंगली कट जाती है। खून की एक बूंद तेजी से लोहे की जाली से होकर नीचे चल रही मशीन की बेल्ट की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वो तुरंत अपने साथी को मशीन बंद करने के लिए चिल्लाता है और खुद भागकर बेल्ट के पास जाता है। वो ध्यान से हर एक बोतल को चेक करता है। आखिरकार उसे खून की वो बूंद मिल जाती है। वो चैन की सांस लेता है और रुमाल निकालकर खून साफ कर देता है। फिर वो अपने घाव पर पट्टी लगा लेता है ताकि कोई और दिक्कत न हो। उसे लगा सब कुछ ठीक है और वो काम शुरू करने का इशारा कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खून की कुछ बूंदें एक बोतल पर गिर गई थी। मशीन के साथ वो बोतल अंदर जाती है और उसमें जूस भर जाता है। खून वाली वो बोतल पैक होकर ब्राजील से अमेरिका भेज दी जाती है। कई चेकिंग के बाद आखिर में एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट उसे सुपरमार्केट से खरीद लेता है। किसने सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी एक घूंट पीते ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये खबर जल्द ही जनरल रॉस तक पहुंच जाती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि जूस में बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन था। वो बूढ़ा आदमी रेडिएशन की वजह से मरा था। रॉस बिना कुछ सोचे एक स्पेशल टीम तैयार करता है और मरीन कमांडो से एक खतरनाक आदमी ब्राउन को भी बुला लेता है। रास्ते में रॉस बताता है कि बैनर एक मुजरिम है और सबको सिर्फ बेहोश करने वाली बंदूक इस्तेमाल करने को कहता है। उसे जिंदा पकड़ना है। सैटेलाइट से पता करके वो बैनर के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद वो बिस्तर पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं होता। 5 साल तक भागते रहने की वजह से बैनर एक इंसान रूपी रडार बन चुका था। हल्की सी भी आहट होने पर वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाता है, लेकिन एक मोड़ पर वो ब्राउन और उसकी टीम से टकरा जाता है। उस जगह की अच्छी जानकारी होने के कारण बैनर जल्दी ही उस स्पेशल टीम को चकमा देकर दूर निकल जाता है, लेकिन भागते हुए उसे अपने हार्ट रेट मॉनिटर को भी देखना पड़ता है। हार्ट रेट बढ़ते ही उसे रुकना पड़ता है और शांत होना पड़ता है, नहीं तो वो अपना आपा खो देगा और एक गुस्से वाला मॉन्स्टर बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से टीम से पीछा छुड़ाकर वो एक गली में मुड़ता है और कुछ गुंडों से टकरा जाता है। वो मुस्कुराकर माफी मांगता है और उन्हें जाने देने को कहता है, लेकिन वो गुंडे उसे फैक्ट्री के अंदर तक खदेड़ देते हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि अगर बैनर की हार्ट रेट बढ़ गई तो उसके अंदर का हल्क बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि वो गुंडे कुछ कर पाते, एक गुंडे को पैर से पकड़कर कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। उस अंधेरे में एक भयानक और विशाल शरीर वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। बाकी गुंडे डर के मारे काम जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन धीरे भागने वाले पकड़े जाते हैं। ब्राउन को अब समझ आता है कि वो किसी मामूली मुजरिम को नहीं बल्कि एक विशाल जानवर को पकड़ने आए हैं। स्पेशल टीम की बेहोश करने वाली गोलियां हल्क की चमड़ी को खरोंच तक नहीं मार पाती, उल्टे वो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। कोई रास्ता न देख वो असली गोलियां चलाने लगते हैं। सैनिक गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन हल्क को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। एक सैनिक स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिससे हल्क सच में भड़क जाता है। वो एक भारी मशीन का पाइप उखाड़ कर फेंकता है। बाकी सैनिक डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन ब्राउन उसका पीछा करता रहता है। वो इस ताकतवर हरे मॉन्स्टर में दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन हल्क के पास उसके लिए टाइम नहीं था और वो दीवार तोड़कर भाग जाता है। उनका मिशन फिर से फेल हो जाता है। ब्राउन को बैनर के बैग से एक औरत की फोटो मिलती है। उसे लगा कि वो उसकी साथी है। जनरल रॉस फोटो लेकर उसे बताता है कि इस औरत का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो बैनर की गर्लफ्रेंड बेटी है और रॉस की अपनी बेटी भी है। अभी जो कुछ हुआ उसे लेकर ब्राउन के दिमाग में कई सवाल थे। उसे यकीन था कि उस हरे मॉन्स्टर ने ही बैनर को भागने में मदद की है। कोई रास्ता न देख जनरल रॉस को पूरा सच बताना पड़ता है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिकी सेना ने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया था। बैनर उस समय का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक था। उसे जल्दी ही इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हादसा हो गया और उसके शरीर में बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन चला गया। तब से उसके शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह बदल गई। जब भी उसका अपने गुस्से पर से कंट्रोल हटता और हार्ट रेट बढ़ती तो वो हल्क बन जाता। उस हादसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को चोट पहुंचाई, अपने ससुर जनरल रॉस पर हमला किया और पूरे बेस को लगभग तबाह कर दिया था। अपनी प्रेमिका को और चोट न पहुंचे इसलिए वो ब्राजील की झुग्गियों में छिपकर रहने लगा। ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स और थप्पड़ खाकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता था ताकि अंदर का जानवर बाहर न आए। भागने के दौरान वो इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक वैज्ञानिक से लगातार बात करता रहा। वो चाहता था कि मिस्टर ब्लू उसके लिए कोई दवा बनाए। एक दिन मिस्टर ब्लू ने उसे एक छोटा सफेद फूल भेजा और कहा कि ये म्यूटेशन रोक सकता है। बैनर तुरंत काम पर लग गया। उसने पंखुड़ियों को पीस कर केमिकल में डाला, बार बार पीसा और एक नीले रंग का लिक्विड तैयार किया। फिर उसे मशीन में डालकर प्रोसेस किया और खुद से एक एंटीडोट तैयार कर लिया। अब उसे अपने खून पर इसे टेस्ट करना था। उसने खून में एंटीडोट की कुछ बूंदे डाली और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। हरी कोशिकाएं लाल होने लगी। इसका मतलब ये काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो खुश होता कोशिकाएं फूलने लगी और फट गई। एक्सपेरिमेंट एक बार फिर फेल हो गया था। सिर्फ एक अच्छी खबर थी कि इसके बाद उसके खून में गामा रेडिएशन थोड़ा कम हो गया था। मिस्टर ब्लू ने बैनर को सलाह दी कि वो अपने डेटा के साथ
अमेरिका आकर इलाज करवाए। सिर्फ उसके खून के सैंपल से दवा बनाना बहुत मुश्किल काम था। बैनर अभी सोच ही रहा था, लेकिन जनरल रॉस के हमले के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे किसी तरह अमेरिका वापस जाना था। वो लिफ्ट लेकर पास के एक शहर पहुंचा। उसके पास एक पैसा नहीं था और वो बिना जूतों के कंकड़ वाली सड़क पर चल रहा था। थकने पर वो कहीं भी सो जाता और भूख लगने पर सब्जी मंडी से फेंकी हुई सब्जियां खा लेता। कभी वो एक जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन अब उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे और बच्चे उसे भिखारी समझ रहे थे। लेकिन उसने कोई नखरे नहीं किए और भीख के पैसों से एक बड़े साइज की पैंट खरीदी और पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। वो लगातार चलता रहा ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो चुपचाप अपनी पुरानी लैब में गया ताकि अपना डेटा ले सके, लेकिन उसे पता चला कि सारा डेटा जनरल रॉस ने डिलीट कर दिया है और रॉस अब उसे सेना की प्रॉपर्टी मानता है और किसी भी कीमत पर उसे वापस पकड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अगला मिशन फेल न हो इसलिए जनरल रॉस ने अपनी लैब से एक पुराना सुपर सोल्जर सीरम निकाला। कई सालों पहले स्टीव को यही सीरम दिया गया था और वो कैप्टन अमेरिका बन गया था, जो किसी को भी टक्कर दे सकता था। इस बार उन्होंने ब्राउन को एक बहुत बड़ा डोज दिया और उसे एक स्टील के फ्रेम से बांध दिया। फिर एक और इंजेक्शन सीधा उसकी हड्डियों के अंदर लगा दिया। पीठ में भयंकर दर्द हुआ, लेकिन ब्राउन ने अपने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि ताकतवर बनने की यही कीमत है। दूसरी तरफ बैनर को अभी रॉस के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने पुराने दोस्त स्टेन के पिज्जा शॉप में छिप जाता है। उसी दिन बेटी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ खाना खाने आती है। दरवाजा खोलते ही बैनर की नजर बेटी पर पड़ती है। बेटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कंफर्म करने के लिए उसके पीछे जाती है। बैनर एक कोने में छिपकर अपने आंसू रोक रहा था। बेटी स्टेन से सच बताने की जिद करती है और स्टेन को सब कुछ बताना पड़ता है। बैनर भारी बारिश में चल रहा था, तभी बेटी गाड़ी लेकर वहाँ पहुंच जाती है। दोनों बारिश में एक दूसरे को गले लगाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को मुसीबत में न डालने के लिए बैनर ने इतने सालों तक उससे कोई संपर्क नहीं किया था। बेटी उसे अपने घर ले जाती है और लैब के डेटा वाली पेन ड्राइव उसे दे देती है। जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तभी उसका हार्ट रेट मॉनिटर बीप करने लगता है। अगर वो नहीं रुका तो हल्क बाहर आ जाएगा। मजबूरन दोनों को अलग अलग सोना पड़ता है। पूरी रात वो बेचैन रहते हैं। अगले दिन बैनर चुपके से जाने की तैयारी करता है, लेकिन रॉस अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। बेटी के नए बॉयफ्रेंड ने ही उन्हें खबर दी थी। बैनर भागकर लाइब्रेरी में जाता है। वो पेन ड्राइव निकालकर उसे निकल लेता है। थोड़ी दूर भागने के बाद सैनिकों ने उसे एक कॉरिडोर में घेर लिया। जनरल रॉस ने उसे सरेंडर करने के लिए टियर गैस छोड़ने का आर्डर दिया। बैनर ने जल्दी से अपने कपड़ों से मुंह और नाक ढक लिया। बेटी भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जब बैनर अपनी प्रेमिका को सैनिकों द्वारा जमीन पर धकेले जाते हुए देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक जोरदार दहाड़ के साथ हल्क बाहर आ जाता है। उस धुएं के बीच एक विशाल शरीर खड़ा हो जाता है। हल्क बनने के बाद उसकी चमड़ी इतनी सख्त हो गई थी कि गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। इससे वो विशाल जानवर और भी भड़क गया। उसने एक ही लात में एक आर्मर्ड गाड़ी को तबाह कर दिया और गाड़ी का हिस्सा उठाकर अपना गुस्सा निकालने लगा। थोड़ी ही देर में इंसानों की सारी आर्मर्ड गाड़ियां तबाह हो गई। जनरल रॉस ने तुरंत उस ब्राउन को भेजा जिसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। ब्राउन, जो पहले से ही बेताब था, एक ग्रेनेड लॉन्चर लेकर हल्क पर सीधा हमला करने लगा। गोलियां खत्म होने पर वो उछलकर एक ऊंची जगह पर गया और फायरिंग चालू रखी। हालांकि इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी फुर्ती देखकर जनरल रॉस को एक उम्मीद दिखी। जनरल ने तुरंत ब्राउन को ऑर्डर दिया कि वो हल्क को एक फिक्स जगह पर ले जाए। 2 बड़ी साउंड वेव मशीनों की मदद से उन्होंने कुछ देर के लिए हल्क को दबा लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत घबरा गई और भागकर अपने पिता से हल्क को न मारने की भीख मांगने लगी। जनरल रॉस ने उसे दूर धक्का दे दिया। बेटी की चीख हल्क के कानों तक पहुंची और उसका गुस्सा एक बार फिर बेकाबू हो गया। उसने दर्द सहते हुए जमीन से शील जैसी एक लोहे की प्लेट उठाई और खड़े होकर उसे इतनी जोर से फेंका कि आर्मर्ड गाड़ी 2 टुकड़ों में कट गई। उसने छलांग लगाकर एक और गाड़ी को कुचल दिया। जमीन पर मौजूद सारी फौज तबाह हो गई। अपने सुपर सोल्जर सीरम के नशे में ब्राउन अभी भी उससे लड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि खुद स्टीव भी इस मस्कुलर मॉन्स्टर से पंगा नहीं लेता। इसके बाद हल्क ने ब्राउन को बुरी तरह पीटा और उसकी कई हड्डियां तोड़ दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। जनरल रॉस के पास अपनी टीम के साथ पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गनशिप से भारी फायरिंग हो रही थी। तभी उसकी बेटी आगे भाग कर आई ताकि वो हल्क को होश में ला सके। अचानक हुई इस फायरिंग को देखकर हल्क पीछे घुमा और अपने विशाल शरीर से गोलियों की बौछार को रोक लिया। फिर उसने एक लोहे की प्लेट फेंककर हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हल्क ने आग के बीच से बेटी को बचा लिया। उसने अपने जिद्दी ससुर को गुस्से से देखा और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घने धुएं में गायब हो गया। हल्क की लात से ब्राउन की हड्डियां टूट गई थी। गनीमत है कि सुपर सोल्जर होने की वजह से वो बहुत जल्द ही ठीक होकर वापस आ गया। जनरल रॉस ने उससे पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। साफ था कि हल्क ने उसके अंदर जीतने की आग लगा दी थी। बिना कुछ सोचे उसने फिर से सुपर सीरम का डबल डोज ले लिया, पर यह दाव उल्टा पड़ गया और उसका शरीर म्यूटेट होने लगा। उसकी पीठ पर डरावनी हड्डियां निकल आई। वहीं दूसरी तरफ एक भयंकर लड़ाई के बाद हल्क बेटी को लेकर वहां से चला गया। वो दोनों एक छिपी हुई पहाड़ी गुफा में आ गए। बेटी ने आंखें खोली तो सामने हल्क का बड़ा सा चेहरा देखकर वो बुरी तरह डर गई और उसे धक्का दे दिया। हल्क का सिर सीधे ऊपर की चट्टान से टकराया। बेटी के शांत करने पर हल्क की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगी और वो धीरे धीरे अपने असली रूप में यानी बैनर में बदल गया। इस म्यूटेशन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिस्टर ब्लू के पास गए। उसी समय रॉस ने बैनर के खिलाफ वारंट निकाल दिया। उन्हें बैनर के कंप्यूटर से पता चला कि उसका मिस्टर ब्लू नाम के किसी आदमी से संपर्क है। उन्होंने तुरंत मिस्टर ब्लू के फोन टैप करवा दिए। जैसे ही बैनर ने मिस्टर ब्लू से मिलने का समय तय किया, अगले ही पल उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। बैनर और बेटी कई सारी गाड़ियां बदलकर और लंबा रास्ता लेकर आखिरकार मिस्टर ब्लू से मिलने पहुंच गए। सेना ने भी अपनी टीम भेज दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ब्राउन म्यूटेट हो चुका है। बैनर के भेजे गए ब्लड सैंपल से मिस्टर ब्लू ने उसका एंटीडोट बना लिया था, पर इंजेक्शन देने से पहले हल्क को शरीर से बाहर लाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने सीधा शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया। तेज दर्द के कारण शरीर के अंदर छिपा हल्क पल भर में ही बाहर आ गया। मिस्टर ब्लू ने
तुरंत मुड़कर एंटीडोट लिया, लेकिन बेटी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बैनर अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। जब बैनर का शरीर बड़ा हो गया और उसका माथा हरे रंग से चमकने लगा, तब उसने मिस्टर ब्लू को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा, लेकिन तब तक हल्क शरीर को अपने कंट्रोल में ले चुका था और बहुत गुस्से में था। वो पट्टियां तोड़ने लगा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर लेटकर उसे शांत किया। तब जाकर मिस्टर ब्लू ने एंटीडोट उसके शरीर में डाला। दवाई का असर होते ही बैनर का शरीर सिकुड़ने लगा और वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गया। लेकिन मिस्टर ब्लू ने उन्हें बताया कि गामा रेडिएशन बैनर के सेल्स में घुल चुकी है। अभी के लिए सीरम का असर जरूर खत्म हो गया है, पर पता नहीं कि ये हमेशा के लिए है या कुछ समय के लिए। मिस्टर ब्लू को लगता था कि ये कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते ही बैनर के होश उड़ गए। असल में इन सालों में मिस्टर ब्लू ने चोरी छुपे बैनर के ब्लड सैंपल जमा कर लिए थे और अपनी तकनीक से उन्हें और बढ़ा लिया था। वो गामा टेक्नोलॉजी के जरिए नोबेल प्राइज जीतना चाहते थे। ये सुनकर बैनर हैरान रह गया। उसने ऐसा पागल इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत वो सारे ब्लड सैंपल नष्ट करने को कहा। अगर ये सेना के हाथ लग जाते तो नतीजा बहुत बुरा होता। दोनों में बहस होने लगी। दूसरी तरफ सेना मिस्टर ब्लू की लैब तक पहुंच गई थी। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम सामने की बिल्डिंग पर स्नाइपर लेकर छिप गई ताकि बैनर के बाहर आते ही उस पर बेहोशी का इंजेक्शन मार सके। जब ब्राउन ने सुना कि लैब में बैनर का ढेर सारा सीरम है तो वो सीधा अंदर घुस गया। रॉस ने उसे वापस आने का आदेश दिया क्योंकि बेटी भी अंदर ही थी, पर ब्राउन ने उसकी एक न सुनी। इसी बीच सामने की बिल्डिंग से स्नाइपर ने बैनर पर निशाना लगाकर बेहोशी का इंजेक्शन फायर कर दिया। ब्राउन ने अंदर आकर बेटी को दूर फेंक दिया। वो हल्क को बाहर निकालना चाहता था, पर पता नहीं उस एंटीडोट ने काम किया या कुछ और। हल्क बाहर ही नहीं आया। ब्राउन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सुपर सीरम सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो हल्क से बराबरी की टक्कर ले सके, पर अब सब बेकार हो गया। जल्द ही सेना बैनर को अपने साथ ले गई, पर ब्राउन बाहर नहीं आया। वो अभी भी नहीं माना था और मिस्टर ब्लू से बैनर का ब्लड सैंपल खुद में डालने को कह रहा था। खुद चलकर आए। इस गिनी पिग को देखकर साइंस के पीछे पागल मिस्टर ब्लू ने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत गामा रेडिएशन मशीन चालू कर दी और बैनर का म्यूटेशन प्रोसेस फिर से दोहराया। एक हरी रोशनी ब्राउन के माथे से गुजरी और उसका शरीर बेकाबू होने लगा। सुपर सीरम और गामा रेडिएशन के डबल डोज से वो एक नए मॉन्स्टर यानी एबोमिनेशन में बदल गया। वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर था और उसकी पीठ पर अजीब सी हड्डियां निकली हुई थी। उसने एक ही झटके में मिस्टर ब्लू को दूर फेंक दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बैनर का ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू के शरीर में भी चला जाएगा। आगे चलकर यही हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन लीडर बना। इस बीच रॉस बैनर को लेकर वापस बेस लौट रहा था। नीचे सेना में खलबली मची हुई थी। सैनिकों को पता ही नहीं चला कि इतनी तेज स्पीड में तबाही मचाने वाला वो मॉन्स्टर कौन था। उन्हें लगा कि वो हल्क है और उन्होंने तुरंत जनरल को रिपोर्ट दी कि हल्क शहर में तबाही मचा रहा है। रॉस ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि हल्क तो उसी के पास था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ब्राउन है। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर वापस ले जाने का आदेश दिया। ब्राउन अब हल्क से भी ज्यादा खूंखार रूप ले चुका था। जी हाँ, वो एबोमिनेशन बन चुका था। रॉकेट लॉन्चर तो उसके हाथ में खिलौने की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था और वो शहर में तबाही मचा रहा था। उसका खूंखार रूप देखकर आम लोग और सैनिक सब के सब डरकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसने एक कार उठाकर सैनिकों के ऊपर दे मारी। लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत बंद कर दिया गया। अब जाकर जनरल रॉस को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मजबूर होकर उसे सेना को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। ऐसे में बैनर आगे आया। भले ही हल्क बाहर आए या नहीं, उसे एक चांस लेना ही था। उसने बेटी को चूमा और बिना पीछे देखे हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया। बैनर सीधे जमीन से टकराया और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। सबको लगा कि वो मारा गया, लेकिन तभी गड्ढे से एक मुक्का बाहर आया। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हल्क था। हल्क की दहाड़ सुनकर एबोमिनेशन का ध्यान उसकी तरफ गया। इसके बाद शुरू हुई 2 खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच जबरदस्त टक्कर। हल्क ने गड्ढे में अपनी पैंट बदल ली थी। उसने अपनी फटी हुई टी शर्ट फाड़कर फेंकी और एबोमिनेशन की तरफ पूरी ताकत से दौड़ा। चूंकि हल्क अभी अभी जगा था, इसलिए उसकी ताकत थोड़ी कम लग रही थी। उसने पुलिस की गाड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ा और उसे हाथों में पहनकर एबोमिनेशन को मुक्के जड़ने लगा। एबोमिनेशन के दांत भी टूट गए, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हुई। इसके बाद एबोमिनेशन ने ऐसी किक मारी कि हल्क हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जब एबोमिनेशन ने वहां जाकर देखा तो पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा छेद हो गया था। तभी पीछे से जनरल ने भी उस पर हमला किया, लेकिन मशीन गन की गोलियां भी उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई, बल्कि उसे मौका मिल गया और उसने हेलीकॉप्टर की तरफ छलांग लगा दी। गनीमत है कि हल्क सही समय पर आ गया और सबको बचा लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर इन दोनों का वजन नहीं संभाल पाया और 2 मिनट बाद ही बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हो गया। इस क्रैश में सिर्फ जनरल और बेटी ही बच पाए। हल्क की ताकत अब कम होने लगी थी, लेकिन दुश्मन सामने था तो उसे हिम्मत जुटानी ही थी। लेकिन दोबारा लड़ने पर भी वो एबोमिनेशन से हारने लगा। एबोमिनेशन को मजा नहीं आ रहा था तो वो हल्क को ताने मारने लगा कि उसे मारने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी निपटेगा। ये बोलकर उसने अपनी हड्डी हल्क के शरीर में घुसा दी। इस बात ने हल्क के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बेटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुस्से में हल्क की ताकत वापस आ गई और उसने पलटवार किया, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो फटने ही वाला था। हल्क ने तुरंत अपने आप को छुड़ाया और पूरी ताकत लगाकर जोर से ताली बजाई। एक जोरदार हवा ने पल भर में ही सारी आग बुझा दी। बेटी और जनरल रॉस बच गए, लेकिन इसमें हल्क की सारी ताकत खत्म हो गई। तभी एक और मुसीबत आ गई। एबोमिनेशन ने लोहे की चेन से पीछे से हमला कर दिया। हल्क अभी उठ ही रहा था कि उसे फिर से नीचे गिरा दिया गया। एबोमिनेशन ने चेन घुमाते हुए जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इसी समय हल्क ने अचानक उठकर अपने दोनों मुक्के जमीन पर दे मारे और एक दरार सीधे एबोमिनेशन के पैरों तक जा पहुंची। अपना बैलेंस खोकर एबोमिनेशन गिर पड़ा और उसके हाथ की चेन उसी के ऊपर आ गिरी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। हल्क ने मौके का फायदा उठाया और उसकी गर्दन पकड़ ली। एबोमिनेशन को अभी भी लड़ते देख उसने उसकी ही एक हड्डी निकालकर उसी के सीने में घूम दी। हल्क उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि
हल्क कोई हत्यारा बने। हल्क को भले ही बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। उसने उसे छोड़ दिया और एबोमिनेशन की जान बख्श दी। हालांकि हल्क ने इस तबाही को रोक लिया था, पर उसे पता था कि वो अभी भी दूसरों से अलग है, इसलिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर शहर से दूर जाना पड़ा। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए हल्क घने जंगलों में चला गया और ध्यान लगाने लगा। हर रोज अपने दिमाग को शांत करने की ट्रेनिंग के कुछ समय बाद उसने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख लिया। अब एक सवाल है, आपको क्या लगता है हल्क का कौन सा वर्जन सबसे ताकतवर है? एक दिन जनरल रॉस बार में बैठकर शराब पी रहा था। तभी एक जाना पहचाना आदमी वहां आया। वो आयरन मैन टोनी था, जो हल्क के बारे में पूछताछ करने आया था। और वही दूसरी तरफ शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी अलग अलग सुपर हीरो को मिलाकर एक टीम बना रहा था। वो बैनर को भी अवेंजर्स में शामिल करना चाहता था। एक बहुत बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।